वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। सो हाउ आर यू पीपल, कैसे हो आप सब लोग। कैसा लग रहा है आपको इकोनॉमिक्स का सेशन, ज़रूर बता सकते हैं। 10-15 मिनट की वीडियो होती है, इतना कुछ होता नहीं है। तो लेट स्टार्ट। आज हम डिफरेंस देखेंगे ई रूपी और ई रूपी। दो टर्म्स है, स्पेलिंग अलग अलग है, उन दोनों के बारे में, उन दोनों की जो संस्था है बनाने वाली वो भी अलग अलग है, उन दोनों के फंक्शंस कम्प्लीटली अलग अलग है। तो वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये हमने पिछले से पिछली वीडियो में भी देखा था। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के। ई रूपी है सबसे पहले अपने पास। तो ये किसने बनाया है? एनपीसीआई ने बनाया है। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है। तो इसको सबसे पहले अपने वापस एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि गवर्नमेंट को है ना पैसे देने हैं, किस चीज़ के लिए? बच्चों के स्कूल शूज़ के लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे हैं, उनको स्कूल में शूज़ बांटने के लिए, या वो उससे शूज़ खरीदे उसके लिए पैसे देने हैं। तो अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट देखो सीधा खाते में पैसा डाल देगी, तो उसका कुछ कोई और भी यूज़ हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है, या फिर किसी और इम्पॉर्टेंट काम के लिए भी, या फिर कोई और भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं उनके पेरेंट्स, बच्चों के जो भी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? एक ई रूपी का वाउचर बना के देती है, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बना के देती है, जो सिर्फ उस स्पेसिफिक फंक्शन का ही होगा। उसमें ऐसी डिटेल्स वगैरह फील्ड होगी जिससे आप सिर्फ क्या कर सकते हो? स्कूल के शूज़ ही खरीद सकते हो। तो उस इलेक्ट्रॉनिक वाउचर को बोला है ई रूपी। RUPI है इसकी स्पेलिंग में। और इसको बनाने वाली संस्था कौन सी है? NPCI है। और ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है? UPI टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ई रूपी बना है। तो आपको याद रखना है ई रूपी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है, NPCI ने डेवलप किया है। और तीसरा UPI टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। इसमें पहले से 500 रुपये डाल दिए तो वो सिर्फ 500 अपने पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट ने बोला है उसी काम के लिए यूज़ हो सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम ही एग्जाम्पल दिया है कि गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रांसफ़र किया बैंक्स को ई रूपी। अब बैंक्स को बोला और बाद में NPCI ने क्या करा? ई रूपी को बनाया। अब बेनिफिशियरी को दे दिया। अब एक्सेप्ट शूज़ के लिए है तो शूज़ वाले में तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर वो गुटखा लिकर ऐसी कोई चीज़ उससे ख़रीद रहा है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। बेसिक सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, याद रखना है बेसिक सा कि इलेक्ट्रॉनिक वाउचर होता है ई रूपी। अब कुछ मतलब स्टेटमेंट है जो पेपर में पूछी जा सकती है अपनों से किसी भी पेपर में, तो वो अपनों को देख लेनी है कि ई रूपी कौन, हु कैन बाई ई रूपी, BUY आएगा इधर, थोड़ा सा मिस्टेक है। हु कैन बाई ई रूपी। अब ई रूपी को कौन कौन खरीद सकता है? गवर्नमेंट खरीद सकती है, प्राइवेट कंपनीज खरीद सकती है, और अपने जो इंडिविजुअल पर्सनस है, आप और मैं, हम भी ई रूपी को खरीद सकते हैं। और सेल कौन कर सकता है? बेच कौन सकता है या प्रोवाइड कौन कर सकता है ई रूपी? अब बैंक ही बनाते हैं ई रूपी, और कुछ नॉन बैंक फाइनेंशियल जो कंपनीज़ है वो भी इनको बनाती है। NBFC अपने आगे की वीडियोस में देखेंगे बैंक और NBFC में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ बस ये याद रखना है कि सेल कौन करता है ई रूपी को, बना के बेचता कौन है? बैंक हो गए या नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। अब मैक्सिमम ई रूपी कोड वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम एक ई रूपी की तो 1 लाख तक का अपने इलेक्ट्रॉनिक वाउचर प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो आपको मैक्सिमम लिमिट भी इसकी याद रखनी है। अब उसके बाद में आता है RUPEE वाला ई रूपी। अब ये किसने बनाया है? RBI, अपना जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है, उसने बनाया है ई रूपी। अब ये क्या है? अपनी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है ये। जैसे कि अपने देखते हैं बिटकॉइन वगैरह होता है, क्रिप्टो करेंसी पे जो बेस्ड होता है, वैसे अपनी जो RBI ने बनाया है वो बनाया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी। स्पेलिंग अच्छे से नोट करके रखना। अब देखो, अब ये अपनी अगली वीडियो यही रहेगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। उसके अलावा तो अभी अपनों को बस इतना याद रखना है कि ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो कि RBI ने डेवलप की है। अब अपने देखते हैं ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब ये RBI ने कैसे बनाया है? तो ये आपको याद रखना है, RBI ने अमेंडमेंट किया है 2022 के अंदर। जो RBI का एक्ट है 1934
का जो एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके ही ई रूपी को क्रिएट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उसके बाद में अपने देखें तो CBDC कौन कौन यूज़ कर सकता है इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, तो रिटेल अपने जैसे लोग भी यूज़ कर सकते हैं, दुकानदार को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने दे सकते हैं, मर्चेंट्स खुद भी यूज़ कर सकते हैं, बड़ी ट्रेडिंग के लिए जो होलसेल ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, बल्क में जिसमें सामान वगैरह खरीदते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स में, तो उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब याद रखना CBDC रिटेल के लिए भी यूज़ की जा सकती है, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और ये सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह खरीदना बेचना, इन सब में भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जा सकता है। अब क्रॉस बॉर्डर अपनों को इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है तो भी अपने ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ कर पाएंगे। अब देखो अभी क्रिएट हो रहा है, मतलब इसका ये ट्रायल वगैरह सारी चीज़ें चल रही है, पूरी टेक्नोलॉजी या पूरा ये जो सिस्टम है अभी इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन जब हो जाएगा तो इसमें अपने ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है कि कुछ भी ऐसा कुछ पूछ ले स्टेटमेंट में तो वो करेक्ट होगा। अगर बैंक एक दूसरे से शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेते हैं तो वो भी उसमें सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या है ई रूपी? इट इज़ अ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर। अब ये याद रखना है, ये पूरी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, उसके बाद में RBI इसको लीगल टेंडर के रूप में रखेगा। अब लीगल टेंडर के लिए आप मेरी पहली प्लेलिस्ट की पहली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है लीगल टेंडर क्या होता है, फिएट मनी क्या होता है, तो वापस यहाँ तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल टोकन है जो कि लीगल टेंडर के रूप में ही इस्तेमाल होगा, तो आपको ये याद रखना है। अब RBI ने ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू की है ई रूपी जो है। अब ये आपको एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे का की लाइन है, तो बस आपको ये याद रखनी है। अब RBI ने बोला है कि गवर्नमेंट हमें कह रही है और गवर्नमेंट के बिहाफ पे हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बना रहे हैं, तो इस लाइन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपनों को। उसके बाद में इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ द RBI, या RBI की क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता होगी। जैसे अपने करेंसी नोट्स होते हैं वो RBI की लाइबिलिटी होती है कि RBI उस पर लिखता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो वैसे ही ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी एक लाइबिलिटी होगी कि RBI को आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, तो वो है लाइबिलिटी ऑफ RBI। जैसे कि कैश नोट्स है अपने जिस पे लिखा हुआ होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ रुपीज़ दिस। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC जो है वो? अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज वगैरह है, जो बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सारे क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे CBDC को। अब देखो इसको भी अपनों को क्या करना पड़ता है। अब इसका एक स्पेशल प्रोविज़न है कि इसको अपनों को क्या करना पड़ेगा? वॉलेट के अंदर स्टोर करना पड़ता है अपनों को इसको। ई रूपी स्टोर्ड इन अ सेपरेट डिजिटल वॉलेट सेपरेट मोबाइल क्रिएटेड बाय बैंकर्स। अब ये याद रखना है अपनों को कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है वो वॉलेट के अंदर स्टोर्ड होनी चाहिए। वॉलेट के पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से समझाई है ये वाली सारी चीज़ें, तो वॉलेट में स्टोर करने की ज़रूरत होती है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, ये आपको याद रखना है। अब देखो वॉलेट में जो भी मनी स्टोर्ड होता है उस पर याद रखना कि कभी भी इंटरेस्ट या ब्याज नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है कि ई रूपी के अंदर भी कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसके अंदर भी कोई ब्याज नहीं मिलता है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो अब इस ई रूपी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी लाइक डिपॉजिट्स विद बैंक, बट देन यू विल हैव टू मूव दैट मनी आउट ऑफ योर डिजिटल वॉलेट, देन यू कैन नॉट यूज़ इट एज ई रूपी। अब देखो जो अपना ई रूपी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको अपने और फॉर्म्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट या डिपॉजिट सेविंग डिपॉजिट में डाल दिया। लेकिन जब अपने ऐसा करेंगे ना तो उसको वॉलेट से निकालना पड़ेगा अपनों को, और बाद में वो ई रूपी के रूप में खुद यूज़ नहीं हो पाएगा। यानी कि जो उसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, एक बार आपने उसको अगर कन्वर्ट कर लिया दूसरे मनी के फॉर्म्स में, जैसे रुपीज़ नोट्स वगैरह में, इनमें करेंसी में कन्वर्ट कर लिया वो दूसरी में, तो बाद में आप इसका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए।
और इसके अंदर देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि सेटलमेंट फाइनलिटी होती है। सेटलमेंट फाइनलिटी क्या होती है, जैसे कि कैश अपने जो नोट्स होते हैं उनकी सेटलमेंट फाइनलिटी होती है कि एक बार अगर नोट दे दिया तो अगला उसको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट तो कर ही रहा है। अगर किसी को 2,000 रुपये अपनों को देने हैं और अपनों ने दे दिए तो बाद में वो रिटर्न नहीं कर रहा। उसको रिटर्न कैसे, चेक का एग्जांपल लेके समझते हैं। चेक्स वगैरह जो है अब वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है, क्या पता आपने उसको 2,000 का चेक दे और वो मना कर दे उसको लेने से कि मैं तो कैश ही लूँगा, तो उसको बोला है कि सेटलमेंट फाइनलिटी। अब चेक्स वगैरह में कोई सेटलमेंट फाइनलिटी नहीं होती, अगला मना भी कर सकता है। लेकिन जो ई रूपी होगा अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है अपनी, उसके अंदर सेटलमेंट फाइनलिटी होती है। जैसे अपने नोट वगैरह, करेंसी नोट वगैरह एक बार किसी को दे दिए तो वो अपनों को मना नहीं कर रहा है और फाइनल हो गया अपना सेटलमेंट, तो उसको बोला है। उसके अलावा अगर अपने और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखें तो ये आ जाती है कि अब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है अपनी, इसका यूज़ अपने पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एनपीसीआई वाला ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक वाउचर है ना, उसकी तरह भी अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ कर सकते हैं कि अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी देके और ई वाउचर बना लिया कि ये एक पर्टिकुलर इसी काम के लिए यूज़ होगा। तो वो ऐसा कोई स्टेटमेंट आ जाए तो ये भी याद रखना है कि कोई एक प्रत्येक काम के लिए भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का यूज़ हो सकता है कि उससे सिर्फ वही काम होगा जो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है। और जोग्राफिकल कंडीशन भी डिसाइड कर सकता है अपना जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है कि इस पर्टिकुलर उसको पर्टिकुलर एरिया तक रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की इतने इतने एरिया में ही वो वर्क करेगी। और उसके बाद में इंटरऑपरेबिलिटी अपने प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। इंटरऑपरेबिलिटी की भी ये इंटरऑपरेबल भी है और नॉन बैंक भी इसको इशू कर सकते हैं, वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। और फंजिबिलिटी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फंजिबिलिटी के बारे में और नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लंबा हो जाएगा वरना वीडियो बहुत ज़्यादा। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस है जो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्री 2023 का है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपका है यूपीएससी एग्ज़ाम का, तो ये दोनों के आप कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बता सकते हैं। और अब आपको पता है अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना बेस्ट पार्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।